बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जो जो ऑनलाइन पे आए हुए हैं, अपने माइक ऑन करके मुझे जवाब दे सकते हैं आप लोग? जी आ रही है। ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैसेज में जवाब दें, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग मैसेज में जवाब दें, जो सामने बैठे हैं वो मुंह से जवाब दे दें। और जो जो अपने पास मोबाइल में लगे हुए हैं वो अपने मोबाइलों को आज साइड में रख दें और सिर्फ कॉपी पेंसिल लेके बैठें अपने साथ। ठीक है? एक पेज और एक पेपर लेके बैठें। ठीक है, पेपर वगैरह ले लें आप लोग। और पेन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो जो मैं चीजें लिखवाऊंगा ना, प्रैक्टिस आप लोग बाद में कीजिएगा। अभी सिर्फ आज सब कुछ सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज से आप लोगों को मैं एक जगह पे लेके आ रहा हूँ कि आप लोग अपनी इनकम कैसे लेंगे। इसी महीने में आप लोग को अपनी इनकम अगर जनरेट करनी है, और ये समझना है कि इसी महीने में हम सैलरी के जितने भी इम्प्लॉयज होते हैं उनका रिटर्न फाइल करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। अपने कोर्स की 50% पेमेंट इंशाल्लाह इसी महीने में कवर कर सकते हैं। तो उस वो बंदा अगर जो इस चीज में इंटरेस्टेड लेता हो ना, वो आज वो बैठे और सुकून से इस लेक्चर को सुने। और हो सकता है कि क्लास ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है और लोगों को दूर भी जाना है। एक दो लोग आए हुए हैं मेरे पास, तो उनको भी दूर जाना है। तो आप लोगों के भी हो सकता है नेटवर्क वगैरह का मसला ना बन जाए, बारिश अगर ज्यादा हो गई तो। ठीक है, ठीक है। आज हम बनाएंगे अपनी प्रॉपर एक सैलरी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, और उसको हम प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल भी करेंगे। ठीक है? आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो अभी तक काम कर रहे होंगे, सैलरी रिटर्न पे या बिजनेस रिटर्न वगैरह पे काम कर रहे होंगे। एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है जी। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो अभी तक अपने किसी कंपनी में होंगे, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे अकाउंट्स का। कुछ लोग एचआर डिपार्टमेंट में भी होंगे, कुछ लोग जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे। ठीक है, कुछ लोग ऑडिट में होंगे। तो आज उन सबके लिए चैप्टर है, जो फिजिकली किस तरह से रिटर्न फाइलिंग होगी, उसकी पे स्लिप बनेगी तो उसको, उसकी रिटर्न को चेक कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। सबसे पहले फॉर्म 42। ठीक है? जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, हर अपने कस्टमर से, हर बंदे से ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम उससे फॉर्म 42 लें, और उस पे जो है हम चेक करें कि भाई उसका कितना टैक्स कटा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि भाई हमें जो सैलरी रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरी है ना, वो क्या क्या है वो लिख लें आप लोग। सबसे पहले तो भाई बंदे का एनआईसी होना चाहिए, नंबर वन। ठीक है? नंबर टू, उसकी पे स्लिप होनी चाहिए। ठीक है? या इसके आगे मैं लिख देता हूं और,
ठीक है, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं। नजर आ रहा है सबको? जी। या स्क्रीन बड़ी करूँ? थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, मैं साइज बड़ा कर देता हूँ एक्सेल शीट का। एक्सेल शीट का थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। अब आ रही है ना? सही है, डन है। या जिसका टैक्स कटता होगा, कुछ लोग होते हैं ना भाई, 6 लाख से कम की सैलरी है उसकी, उसका टैक्स ही नहीं कट रहा, तो उसकी तो पे स्लिप ही से काम चला लेंगे आप। ठीक है। लेकिन जिसका अगर टैक्स कटता है, उसका एम्प्लॉयर उसका टैक्स डिडक्ट करता है और एफबीआर को पे करता है, तो उसके लिए एक होता है फॉर्म 42। ये नोट करते जाएगा भाई साथ साथ, बिल्कुल इजीली। आज मैं बहुत आराम आराम से आप लोगों को बताऊंगा ये चीज, ताकि आप लोग इसी महीने में अपनी मार्केटिंग करें, फेसबुक पे डालें, कुछ भी डालें कि भाई रिटर्न फाइलिंग के लिए हम ओके अब करवाओ। जो क्वेश्चन हो, कोई आपके पास कस्टमर आता है या आपको अपना कराना है, आप मुझे सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैसेज करें, उसका जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट नाइट भी कर दे, मैं सुबह सुबह जवाब दे दूंगा। लेट नाइट में जाग रहा हूँ, कोई क्लास नहीं होगी, तो उसका भी जवाब दे दूंगा। असल में यूएस का भी काम कर रहा होता हूँ, अभी यूएई का भी काम आया हुआ है, तो उसकी वजह से रात में थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपना मैसेज, जो भी क्यूरीज हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो इस समझ लें इसके साथ नहीं है शामिल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे गाइड करूँ। जो आप मुझसे सवाल करेंगे उसका जवाब आपको चाहिए होगा, ग्रुप में करिएगा, ताकि ग्रुप में हमारी मैडम है, ठीक है, उनको भी नॉलेज मिलती रहे कि जो है हमारे स्टूडेंट्स किस लेवल पे चल रहे हैं। हमारी सीईओ हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी नॉलेज में हर चीज़ चलती रहे, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं और कितनी इनकम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं ना, और इदारे से पढ़ भी रहे हैं, तो हम चाहेंगे उसका नाम ऊपर जाए। हम अपने पेजेस पे भी लगाएंगे, भाई हमारे इस स्टूडेंट ने इतनी अर्निंग कर ली, इतने अपने कस्टमर बना लिए, तो उससे देख के हमारी भी मार्केटिंग हो जाएगी। ये मैं एक पर्सनली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जब हमारे पेज पे आप लोगों के कमेंट्स या आपकी तस्वीर हमने उसमें डाली भी होगी, जैसे कि कभी कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिया, उसका हमारे पेज पे जो है वो इनरोल किया है मैडम ने, जैसे पेज पे डाला है, तो माशाल्लाह से उनको वो उसको देख के भी उनको काम मिल रहा है कि यार इसने पीआईटीसी से पढ़ा है, और जो है ऑनलाइन क्लासेस लिए या फिजिकल ली, जो भी उसने पीआईटीसी से पढ़ा, उसको जो है हम काम दें और उससे पूछें। फौरी फौरी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आएंगी, सर मेरे स्टूडेंट्स बन गए हैं और सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने बोला सबसे पहले आप अपनी मार्केटिंग करो। ठीक है, मार्केटिंग करने से क्या होगा कि आपको स्टूडेंट मिलेंगे। मार्केटिंग का अगर आप लोगों को कुछ आइडिया ना हो, तो सबसे अच्छा है चैट जीपीटी, उससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसकी। मैडम ने पोस्ट शायद आप लोगों को लिंक वगैरह में भेजे हो, तो मैं उनसे बोलूंगा कि लिंक अपनी मार्केटिंग के जो कोर्सेज करा रही है उसके भी भेजें। ठीक है, उससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज हमें चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। 1 साल की पूरी। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि पाकिस्तान में जो अभी नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर, वो कब स्टार्ट होता है? आप लोग ऑनलाइन वाले भाई, आप लोग बिना झिझक जब माइक ऑन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं आज की क्लास में। मैं किसी को टोकूंगा नहीं, आप लोग बिना झिझक आज मुझसे जो पूछ सकते हैं इसके बारे में। 2000? नहीं नहीं, हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर जो करंट चल रहा है वो कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होगा? बस जुलाई से फर्स्ट स्टार्ट होता है जून तक। 1 जुलाई। अभी जो हम जैसे काम कर रहे हैं, जिसका टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना है, वो जो है 2024 से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई से, और 30 जून 2025 में खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, 2014 की जो आपने बात की ना, 2014 से हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में आए,
उससे पहले हम लोग मैनुअल काम करते थे, कंप्यूटराइज नहीं था, तो हम लोग को अपना रिटर्न बना के एफबीआर में जाके सबमिट कराना पड़ता था। फिर वो हमें वहां से चालान मिलता था, हम जाके अपना नेशनल बैंक में जाके या अलाइड बैंक में जाके चालान जमा करा देते थे। तो अब तो ऐसा हो गया कि आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन जमा करा दोगे जब चालान निकलेगा। पीएसआईडी आप लोगों को मिल जाती है, आप लोग आराम से उसी से जमा करा दो। ये सब इसी चीजें सिखाऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। आज की क्लास में हम सैलरी के टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि आप अपनी इनकम बना लें। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि सितंबर में आपको इतना गाइड कर दूंगा कि सितंबर की 30 से पहले पहले आप कुछ ना कुछ कस्टमर बना लेंगे। तो ये वादा मैं अपना पूरा करने के लिए आज की क्लास मैंने जब भी लाजमी रखी है कि सब आए और सब देखें। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया अपना यहाँ पे। ये तीन चीजें हमें लाजमी चाहिए, भले कुछ इसके अलावा मिले ना मिले, लेकिन ये तीन चीजें हमें लाजमी चाहिए। हम्म वो मैं बताता हूँ, उसका ऑप्शनल होता है, वो मिल जाता है आपको ना। अभी जो मेन चीज है ना, मेन जो चीज है जिसके ऊपर आपको डालना है, जो चीज आपको लाजमी लेनी लेनी है, वो ये तीन चीजें, ये लाजमी है, कंपलसरी है ये कि आपको उससे लेनी है। अगर बैंक स्टेटमेंट ना भी मिले ना, तो बैंक का जो अपना क्लोजिंग बैलेंस होगा ना उसका, क्योंकि आपको सैलरी स्लिप या फॉर्म 42 तो मिल रहा है, सैलरी स्लिप या फॉर्म 42 मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये ना मिले, बैंक स्टेटमेंट बोले कि यार बंदा, यार मैं बैंक स्टेटमेंट अभी निकाल नहीं सकता, कोई मसला हुआ है, आजकल कुछ लोग बोलने लगे ना, बैंक स्टेटमेंट को शो नहीं कराया जाता, बोलते यार हमारी और भी अदर इनकम आ रही है, फला आ रही है, वो देखना ले हमारा जो कंसल्टेंट है। हालांकि उसको दिखाना चाहिए ये सब चीजें, ताकि वो उसके बारे में आपसे पूछ के आगे के लिए आपके लिए सेफ्टी करे। कि बिल फर्ज आपके किसी दोस्त ने आपको जो है 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, अब आपकी जो है आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें डाला नहीं उसको। ठीक है, अब आपने उसका रिटर्न में उसके वो चीज शो नहीं कराई, और उसके 1 साल 2 साल के बाद या महीने 2 महीने बाद जो भी, उसके बाद एक नोटिस आ गया भाई आपकी स्टेटमेंट हमारे पास रिसीव हुई है, ठीक है, आपके बैंक के थ्रू, और उसमें जो है ये अमाउंट आ रही है इतनी बड़ी कि इसका आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में, वेल्थ स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया कि कहाँ से आई है। हो सकता है वो पूछ ले, तो आप क्या जवाब दोगे? फिर आपके पास आएगा वो, आप उससे फिर इस चीज के पैसे मांगोगे, भाई इसको कर दो, 2 मिनट का काम है उसमें, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 2 मिनट का है। आपने खाली उसकी पुराने उस साल की रिटर्न को प्रीवियस जाके वहां से ऑन करना है, अमेंडेड आई हुई होगी, उसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद उसकी उस जगह पे जाके वो अमाउंट पुट कर देनी है, हो जाती है। बहुत सारे कंसल्टेंट ये ना बोलते हैं यार वहां जाना पड़ेगा, आप भी बोलो भाई आरटीओ जाना पड़ेगा इसके लिए, तो मुझे करवाने के लिए, ठीक है, इस पे इसके ऊपर इस तरह के नोटिस होते हैं ना, उस पर अच्छी इनकम हो जाती है। अभी जो हम करेंगे सैलरी किस तरह से बनानी है और किस तरह से उनसे सब चीजें करनी है। अच्छा, ऑप्शनल में जो है ना हमारे पास यूटिलिटी बिल्स है, क्योंकि देखिए यूटिलिटी बिल्स जो है ना, उसमें नॉर्मल अब जो है टैक्स, नॉर्मल अमाउंट पे टैक्स नहीं लग के आता, ठीक है। हाँ, जो हमारा अंडर सेक्शन जो है उस पे लगता है 236 का, और 235 का जो एक टैक्स लिखा हुआ आता है, वो इससे इंक्लूड होता नहीं है। सही है, तो ये आपको खाली वेल्थ स्टेटमेंट में मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है कि आप यूटिलिटी के सर्टिफिकेट वगैरह ले लें। वो जब आप साल की रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उसमें इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा हो सकता है। तो इसको भी हम जो है इतना ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एक्सपेंसिस में छेड़ेंगे। जो इस पे काम करेंगे वो एक्सपेंसिस में काम करेंगे इसको। अच्छा, आपने कहा था कि मोबाइल के बिल वगैरह, अच्छा हाँ, मोबाइल का वो जो है वो ले लें, उससे कस्टमर को फायदा हो सकता है। चौथी चीज मैं ये लिख देता हूँ, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल सर्टिफिकेट आपका, मोबाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 ईयर है। हम्म वो सब एडजस्ट होगा, उसके लिए हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो गाड़ियों के टैक्सीज वगैरह जो कट जाते हैं, घर की प्रॉपर्टी के टैक्सीज वगैरह जो कट जाते हैं, उसके हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सैलरी को वाइंड अप करेंगे।
आज का जो हमारा टॉपिक सैलरी का टॉपिक अगला भी होगा, लेकिन उसमें हम ये चीजें डिस्कस कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो चलेंगे वो इस तरह से करेंगे कि आप मिनिमम सैलरी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सैलरी को किस तरह से पुट करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसकी वेल्थ कैसे बनानी है। यहाँ तक सब क्लियर है। मोबाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल का जो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, डिडक्शन सर्टिफिकेट ना, वो भी फॉर्म 42 के थ्रू ही मिलता है। हाँ, वो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं अपने, या अपने हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको बता देंगे किस तरह से, जो भी वो नेटवर्क यूज कर रहा है वो मिल जाएगा। शायद मेरे पास वो है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। सॉफ्ट कॉपी में आपको कैमरे में शो करा सकता हूँ कि इस तरह का होता है, क्योंकि मेरे पास अभी क्लाइंट था, उसने अपना ये सर्टिफिकेट दिया था, वो मैं वैसे ही शो करा देता हूँ। जिन लोगों को ये नजर आ रहा हो मुझे बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ये देखें, जी ये हो शो रही हो रहा है। है आप लोगों को? ये सब शो हो रहा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक सर्टिफिकेट है जेएस कंपनी का ना, सही है, ये जेएस कंपनी का सर्टिफिकेट है, जो उसने बंदे ने अपना ये निकलवाया कि पूरे साल के जो उस पे टैक्सीज वगैरह कटते हैं ना, लोड वगैरह करवाता है, वो जो भी बिल जमा कराता है इसका, उसके कुछ टैक्सीज कट जाते हैं, जो वो पूरे साल में आया 10-12 हजार 15 हजार रुपए की इनकम वो उसमें जो है अपनी लगा देता है। अब उसके ऊपर जो है उसके 3-4 हजार रुपए कट जाते हैं, तो वो उसकी रिम्बर्समेंट इसमें मिल सकती है। ये सबने देख लिया भाई, ऑनलाइन वालों ने सबने देख लिया है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि अटैच करके ना इसी पे इसका पीडीएफ बना के वो भी आपको बाद में अगली क्लास में शो करा दूं। चलिए, आईरस में ये बताइएगा कि आईरस में सबको मालूम है एनटीएन कैसे बनता है? सबको मालूम है? फ्रेंड डिस्टर्ब कर रहा है। सबको मालूम है भाई एनटीएन कैसे बनता है? मुझे मैसेज पे जवाब दो जरा जल्दी जल्दी। जो लोग बोल नहीं सकते वो मुझे मैसेज पे जवाब दें। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब, आप क्या किस चीज का कह रहे हैं कि नो? मुझे अपने वॉइस में बताएं, वॉइस ऑन करके बताएं। मोहम्मद तलहा। देखिए, एनटीएन ऐसे बनता है कि मैं लेता हूं बंदे से एनआईसी पहले तो, ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं उससे एनआईसी। अब उसके एनआईसी को मुझे चेक करना है इसी एफबीआर की आईआरएस की साइट पे। ठीक है, आप नॉर्मली वैसे तो इसके जो है यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा, IRIS लिखेंगे तो इंटर करेंगे, आपके पास उसकी साइट पता लग जाएगी कौन सी। इधर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास ये वाली एक विंडो आ जाएगी। ये वाली विंडो आने के बाद आप सबसे पहले उसके एनआईसी लेंगे, और उसके एनआईसी को नीचे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे जाके यहाँ पे लिखा है एक्टिव टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये आपको करनी है। आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। वैसे आप टैक्स पेयर प्रोफाइल जो इंक्वायरी है इसमें करेंगे ना, आपको हर चीज पता लगेगी, उसका क्या क्या चीज, फिर वो रजिस्टर एफबीआर में वो किस तरह रजिस्टर है, एफबीआर में उसका बिजनेस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो सब बता देगा। तो यहाँ पे आप आपके पास एक ऑप्शन आएगा पैरामीटर टाइप, उसमें आप उसका एनटीएन नहीं लिखेंगे, एनआईसी क्लिक करेंगे। ठीक है, एनआईसी क्लिक करेंगे, लिखते रहें। जो सामने बैठे हैं जिनको मालूम नहीं है ना, तो वो लिखते रहे भाई अपने पास, और इसकी रिकॉर्डिंग भी लाजमी देखिएगा। मैं देख लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी। ठीक है, फिर इसके बराबर में आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां पे आपने उठा के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एनआईसी नंबर डाल दिया।
यहाँ पे डेट मेंशन है, आज की डेट में आप चेक करें, सही है। अब ये है कैप्चा। देखिए मेरा सर्कल नजर आ रहा हो कैप्चा। मैंने माउस को इसलिए बड़ा किया है ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। यही कैप्चा आप यहाँ पे लिख दें, 106442, और इसको वेरीफाई कर दें। अब इसने बता दिया भाई ये बंदा जो है ना, इसका एनटीएन बना हुआ है, ये रजिस्टर्ड है एफबीआर में, इसका अपना बिजनेस भी चल रहा है और बिजनेस का नाम ये है। और ये जो है एक्टिव, काफी टाइम से इसने अपना शायद रिटर्न पे नहीं किया, तो इसलिए ये एक्टिव तो इनएक्टिव तो है, लेकिन इसे टैक्स पे अभी तक किया नहीं है। तो इसके आगे एक नरेशन आ रही है। अगर ये टैक्स पेयर होता, ठीक है, तो इसके पास जो है ना ये शो होता। देखिए मैं आपको ये वाला डाल देता हूँ, अपना डाल देता हूँ। अगर ये टैक्स पेयर होता तो, और इसने अपना टाइम पे टैक्स पे कर दिया होता पिछले साल का, यानी कि जो एक साल पहले गुजर चुका है, इस साल का तो अभी उसके पास टाइम है 30 सितंबर तक का। ये 30 सितंबर तक मैं अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर कर सकता हूँ। सही है। यहाँ पे आएगा तो ये एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, फाइलिंग स्टेटस एक्टिव। मैं एक्टिव हूँ, मेरा टैक्स जमा हुआ हुआ है। सही है। इसका मतलब समझ गया कि भाई एक्टिव हूँ। क्लियर है सब। जी माइक किसी का ऑन है, प्लीज माइक को ऑन ऑफ कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। जी। ठीक है, अब हमें बनाना है एक बंदे का एनटीएन। ठीक है। मैं अभी बना नहीं रहा किसी का, लेकिन मैं नॉर्मली समझाऊंगा, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्मेट नजर आ रहा है इधर नीचे। इसको आप क्लिक करें, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप उस बंदे का एनआईसी नंबर डालेंगे। सही है। एनआईसी नंबर डालने के बाद देखिए ये जिसपे रेड स्टार बना हुआ है ना यहाँ पे, एनआईसी के बराबर में रेड स्टार बना हुआ है। ठीक है। प्रीलिक्स पे जो है यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है। यहाँ पे लास्ट नेम पे भी बना हुआ है, और जो है यहाँ पे भी बना हुआ है फर्स्ट नेम पे। मिडिल नेम पे नहीं बना हुआ। तो जहां पे ये रेड स्टार बना हुआ है ना, वो कंपलसरी आपको डालना ही डालना है इसमें। वो आप नहीं डालेंगे, आपको जो है ये एरर दे देगा कि आपका एनटीएन जनरेट नहीं हो सकता। अच्छा, एनटीएन जो होता है ना, वो हमारा टैक्स नंबर या एनआईसी नंबर होता है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता दी, सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एनआईसी नंबर डलेगा, यहाँ पे वो अपना सिलेक्ट कर ले, मिस्टर है, मिसिस है, या मिस है। एमएस का मतलब होता है बिजनेस वगैरह का, वो एक जो भी है, डॉक्टर है, जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। ठीक है। फिर इधर वो अपना नाम डाले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो उसको मिडिल नेम डालना चाहे डाल दे, नहीं डालना चाहे नहीं डाले कोई इशू नहीं। फिर उधर उसको डालना है कि भाई सिम कौन सी यूज कर रहा है वो कौन से नेटवर्क पे। ये प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा, किसका ऑन है। ठीक है, यहाँ पे वो जैसे सेलेक्ट कर ले भाई, मोबिलिंग यूज कर रहा है, मोबिलिंग डाल ली। अच्छा, ये आगे सेल नंबर, उसको अपना मोबाइल नंबर डाले। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको पहले, सबसे पहले 0092 लिखना लाजमी है। मेरा जी। हेलो। हेलो। सर प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, ये अपना नंबर जो है 0092 के साथ उसको डालना है। 0092, फिर उसका नंबर आ जाएगा, ये उसे याद डाला, फिर यही नंबर उसको यहाँ भी डाल देना है। सही है। यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर डाल लो ना, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी जो ईमेल एड्रेस होगा, उस पे आपके पास कोड आ जाएगा, और उसी पे आपके पास पासवर्ड भी आएगा, जो आपकी आईडी बनेगी। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही डाल दिया जो आप यूज करें, जिसपे आपको पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे कंफर्मेशन कर दी। फिर इसी तरीके से एड्रेस टाइप पे चले जाए नीचे। यहाँ पे एड्रेस टाइप आ जाएगा कि भाई आप जहाँ रह रहे हैं, जिसपे आपको एग्रीगेट बनाना है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल है, जिस तरह की भी है, वो आपने यहाँ पे डाल दी। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट आपने फ्रॉम कर दिया कि कब से आप उधर हैं। जैसे मैं ये डाल देता हूँ। सही है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं भाई क्या है, अपार्टमेंट है, बेंगलो है,
आपका हाउस है, क्या चीज़ है, वो सब बता देगा ये। वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, मेजरमेंट यूनिट, कितने मेजरमेंट का है वो यूनिट ना, मरला है क्या है, वो आपसे पूछेगा, वो आपको बताना होगा। उसमें नीचे करता हूँ। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ था ना, तो उससे वो नहीं दिखा रहा था। यहाँ मैंने बैंगलोर सिलेक्ट कर लिया, तो फिर उसने बता दिया कि भाई ये चीज़ों में से आप सिलेक्ट करें। अब कराची में तो ज़्यादातर घर जो है ना स्क्वायर यार्ड पे बने हुए हैं। ठीक है, और जो फ्लैट हैं वो मरला वगैरह में भी आते हैं, स्क्वायर फुट में भी आते हैं। इस तरह से तो वो अपने जिसको मालूम है वो उस तरह कर ले। अब वो यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट कर लेगा, फिर यहाँ से वो आ जाएगा अपने पास। टोटल एरिया नहीं डालें, आप छोड़ दिए इसको, इसमें कंपलसरी नहीं है। यूनिट नंबर का मतलब है आपका मकान नंबर, ठीक है, या आपका सेक्टर नंबर, स्ट्रीट नंबर, कुछ भी डाल दें इधर। फिर इसके बाद जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, कौन सी जगह पे रहता है, अपार्टमेंट का नाम क्या है, या जो भी है वो डाल दो। एरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया आपको लाजमी वही डालना है जिस जगह पे आपका एनआईसी आ रहा हो। अगर वहां का नहीं आ रहा, जहां आप रह रहे हैं, रेंट पे भी रह रहे हैं, तो वो हिस्सा वही डालें। ठीक है, जैसे मैं नॉर्थ कराची में हूँ या नॉर्थ नाजाबाद में हूँ, मलीर में हूँ, तो वो मलीर लिख देगा। ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पे सिटी पे आएगा, सर्च का बटन यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करेगा तो ही आएगा वो उसको नजर। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने लिखा अपना गुलशन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया इसको, यहाँ पे गुलशन टाउन सिलेक्ट करना पड़ा, ये कर दिया मैंने। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कराची ईस्ट उसने ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, खुद ही उठा लेगा। फिर कैपेसिटी आपको डालनी है कि आप उस घर में जो रह रहे हैं, जगह पे जहाँ रह रहे हैं, वो आपका अपना है या रेंट पर है, या किसी भाई के साथ रह रहे हैं, या अब्बा की जायदाद है, कुछ भी। अक्सर लोग क्या करते हैं, बेनामी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अब्बा की प्रॉपर्टी है, या फिर जो है क्या कहते हैं, रेंट पे है, या जो भी है वो बेनामी यूज करते हैं। और अगर वो बंदा उस घर का ऑनर है, उसके सारे बिल विल उसके नाम पे आते हैं, सब चीज़ उसके नाम पे, तो वो ऑनर सेलेक्ट कर ले। मैं बेनामी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शेयर डालना जरूरी है। अब बेनामी जो है वो रेंटल है, एक डाल दे। ठीक है, या दो डाल दे, कितने बंदे उस घर का रेंट पे कर रहे हैं, दो बंदे मिलके कर रहे हैं तो दो डाल दे। ये नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब ना, कि कितने शेयर्स उसके होने चाहिए। फिर उसके बाद यही WLCI जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे लिख देगा वो। उसके बाद ये सबमिट करेगा, जब सबमिट करेगा तो एक नई विंडो आ जाएगी। उस पे जो है आपका एनटीएन नंबर लिखा होगा, और नीचे दो बॉक्सेस बने हुए होंगे। उसमें आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, कोड, मोबाइल मोबाइल कोड, और उस पर आ रहा होगा दूसरा ईमेल कोड। तो उसमें आप वो दोनों चीजें डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो वो वहां पे पहुंचेगा, उसके अलावा नहीं पहुंचेगा। दोनों दोनों कोड अलग अलग होंगे। कोड भी दोनों के अलग अलग होंगे, जो मोबाइल पे आया होगा वो कोड अलग होगा, जो ईमेल पे आएगा वो अलग होगा। वो आप उनकी जगह पे डालेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर आपके पास दोबारा मैसेज आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट का टाइम होता है। 1 मिनट का टाइम होता है, 60 सेकंड का। उसके अंदर अंदर आपको वो नंबर डालना है, नहीं आया फिर दोबारा डाल दें। नहीं आ रहा, 10 दफा डालें, मसला नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप अपने मोबाइल से, जो आपको रजिस्टर करना है उस मोबाइल से, MSG छोटा से लिखें, MSG यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल में नहीं लिखिएगा, एक्सेप्ट नहीं करता वो। ये लिखें और +966 पे सेंड कर दें मैसेज। आपके पास उसका पासवर्ड आ जाएगा, वो जो आएगा ना, पिन कोड आ जाएगा, वो आप उधर इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, MSG लिख के 9966 पे सेंड कर दें। ठीक है, जब आप ये ओके कर देंगे तो फिर आपके पास जो है दूसरी विंडो आ जाएगी। सब कुछ होने के बाद IRS की मेन विंडो, ये वाली वापसी। अब आपने क्या करना है, आपने उसका NIC नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसका NIC नंबर लिखना है, जो पासवर्ड आपके पास आया आपने उसका पासवर्ड यहाँ लिख देना है। सही है भाई, ये आपने लिखा भाई, ये लॉग इन कर दिया। लॉग इन करेंगे तो हम अपने मेन सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको हर चीज मिलेगी कि सेल टैक्स कैसे फाइल होगा, इनकम टैक्स कैसे फाइल होगा, बिजनेस का रिटर्न कैसे भरेंगे, बिजनेस को पार्टनरशिप को जो है ऐड कैसे करेंगे, सब चीजें आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारे पास पोर्टल है, इसके अलावा कोई और पोर्टल नहीं है अभी। आप भूल जाए अभी सब पोर्टल को।
जो पोर्टल थे वो सब बंद हो गए, समझना आपके लिए। जो सैलरी का, बिजनेस का, जिस पे भी रिटर्न फाइल करना है वो इसी पे करना है। हाँ, अगर वो लोग कोई मुझसे सवाल करेंगे, सर पोर्टल तो एसआरबी भी है, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे जाके अपनी क्लास में बताऊंगा। कुछ क्लासेस जब बिजनेस के ऊपर हम जाएंगे ना, उसमें मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। एसईसीपी का भी कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर करूंगा। आई आईपीओ का कॉन्सेप्ट भी उसी में क्लियर करूंगा, कि आप लोग एक अच्छे जो है कंसल्टेंट बन सके। और मेरी फर्म के साथ आप 1 साल तक फ्री सर्टिफिकेट ले सके, ताकि जो जो जॉब सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस लेटर जिसको मिलता है, वो एक्सपीरियंस लेटर आपको मिल सके। ठीक है। तो आप लोगों के लिए उसके लिए क्या करना होगा, कि आपको क्लाइंट्स लेके आने होंगे और मेरे पास लाने होंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं मेरे पास या इंस्टीट्यूट के पास आप आएंगे हमारे, तो आपको डायरेक्टली हम लोग गाइड करेंगे इस चीज़ पे। ठीक है। ताकि हम आपको अपनी फर्म का भी एक वो दे सकें। 1 साल जब आपको हो जाए इस कोर्स के साथ, यानी कि 4 महीने का, ये 6-8 महीने आपने वो लगा लिए, और हमें लगा कि हाँ भाई आपको आईटीपी के लिए आप एलिजिबल हो, और आपको लाइसेंस लेना चाहिए, और आप जो है दे सकते हो पेपर उसका, या इंटरव्यू दे सकते हो, तो आप जाके फीस जमा कराओगे उसकी, और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करोगे, सेक्शन पढ़ोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो सवाल होते हैं सेक्शन के लिए होते हैं। जो सेक्शन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे, वही होते हैं। ठीक है। नॉर्मल छोटे मोटे होते हैं, 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो बता देता है आप लोगों को। सही है। चलें जी। अब यहाँ चलते हैं हम, देखें अभी एफबीआई ने ये लॉन्च किया है, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न। ये सैलरीड पर्सन के लिए भी है, और जो है प्रॉपर्टी डिविडेंड इनकम वगैरह जिसकी आती है। अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अभी इसके ऊपर काफी सारे लोग प्रैक्टिस ना करें। सही है। अभी जो पिछला चलता हुआ आ रहा है नॉर्मल रिटर्न, अभी उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको अलग से एक सेपरेटली वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप इसको समझ सकें। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये बहुत ही आसान कर दिया उन्होंने, बस सामने हर चीज लिखी हुई आ रही है, उसमें अमाउंट डालिए। लेकिन आप जब बंदे की सैलरी स्लिप वगैरह बनाएंगे ना, उसमें आप नए होंगे, नए। अभी आप लोग नए होंगे, आपने ये पुरानी चीज सीखी, तो नई चीज के ऊपर कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके पास सवालात आएंगे। अभी मेरे पास कोई एक स्टूडेंट थी, उन्होंने जो है मुझे मैसेज किया कि सर हमने ये सब चीजें डाली, और जो है ना सीपीआर जनरेट हो गया इसका, यानी कि पीएसआईडी जनरेट हो गई है, अब उसको डिलीट कर देना। वो डिलीट नहीं होती, उसके एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट पे जाके डिलीट होती है। डिलीट भी नहीं होती, यानी कि खत्म हो जाती है, आप फिर आपको फिर दोबारा से रिटर्न बनाना पड़ता है। समझ गए। उसको आपको दोबारा से रिटर्न बनाना पड़ता है, वो डिलीट नहीं होती, वो वहीं खड़ी रहती है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना 114 का एक नोटिस भी आया था, 120 का, या जो है 122 का नोटिस आ जाता है, कि भाई ये आपका एक रिटर्न पड़ा हुआ है, इसका आप बुक फिल करें। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जब हमारा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे नोटिस के ऊपर, उसमें ये सब चीजें दिखाऊंगा आपको, कि किस तरह से जो है इस नोटिस का जवाब आपको देना है, और इसका रिटर्न आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, उसकी फाइल को किस तरह से अटैच करना है। ये सब चीजें उसमें आगे जब नोटिस पे जाएंगे ना, बहुत आखिर में जाएंगे, बहुत आखिर में, सबसे आखिरी को ये चैप्टर है हमारा नोटिस का। क्योंकि ऐसे तो वो आपके पास आखिर में इसलिए बता रखा है, कि आप प्रैक्टिकल हर चीज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे ड्राफ्ट में। मैंने इसको क्लिक किया, एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, उर्दू में इन्होंने कर दिया है, इंग्लिश में कर देते हैं। ठीक है। अब ये विंडो खुल गई है। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि भाई आपका जो टैक्स आप फाइल कर रहे हो, टैक्स ईयर 2025 है, और उसका जो टैक्स ईयर है 2024 से लेके 2025 तक का है, 30 जून तक का। सही है भाई। इसकी लास्ट डेट आपको बता रहा है कि 30 सितंबर 2025 है, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगी। अभी फिलहाल ये बोलो, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंशन मिल भी जाती है। तो ठीक है, ये आपसे पूछ बोल रहा है। आवाज नहीं आ रही वहाँ? आगे आ जाओ। हाँ, वैसे भी 2-3 ही तो बंदे हो आप लोग, क्या मैं, बाकी ऑनलाइन पे ही सारे आए हुए हैं। ठीक है, आ जाए आप, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ ना, इतना दूर बैठे हो। ठीक है जी। फिर ये आपसे पूछता है कि आप जो है पाकिस्तान में कब से रह रहे हो। एक सवाल है, वो पूछता है कब से रह रहे हो। 183 डेज से ज्यादा हो चुके हैं आपको पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप बोलोगे यस, मैं तो पैदा ही यही हूँ, मैं तो यही रह रहा हूँ। तो फिर आप इसको यस कर दोगे।
अगर बिल फर्ज आप होते बाहर, पाकिस्तान से बाहर होते, अगर आप पाकिस्तान से बाहर होते तो आप क्या करते इसको? आपका रिटर्न फाइल करना है आपको। क्या आप कर सकते हो रिटर्न फाइल उस पर, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो या नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? फॉरेन जो अपने लोग रह रहे हैं और यहाँ के नाइकॉब होल्डर हैं वो लोग, तो वो लोग कर सकते हैं रिटर्न फाइल। ठीक है, अपनी इनकम को बता के थोड़ा सा। ठीक है, तो वन हमारे जो पाकिस्तान का क्राइटेरिया है ना, वो ये है कि 183 डेज आपको पाकिस्तान में होना चाहिए। तो आप जो है रिलायबल हो टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, अदरवाइज बोलते हैं कि नहीं हो। अगर नहीं हो तो उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके अलग से एक लेक्चर दूंगा मैं आप लोग को, वो हर चीज आपको बताऊंगा। ठीक है। इसमें अभी हम क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ यही रहता हूँ, 183 से मुझे ज्यादा हो चुका है अरसा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यस कर दूंगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये चीज पढ़ लेगा जब ऑन करेंगे तो। ठीक है, फिर आपने करना है यहाँ पे यस, और नीचे आ रहा है कंटिन्यू। आ रहा है कंटिन्यू का बॉक्स, इस कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आप पहुंचे अगले सेगमेंट पे। आप ये पूछता है आपसे कि क्या आप सैलरीड पर्सन हो, पेंशन पर्सन हो, जिसको पेंशन मिलती है। ठीक है, अभी से पहले क्या हो रहा था कि मैंने शायद लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस साल से जो ना, जिसकी 10 मिलियन की पेंशन से ऊपर जाता होगा ना, अब वो टैक्स पे करेगा। और जिसकी 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से कम पेंशन आती है, उसको टैक्स गवर्नमेंट ने छूट दी है। लेकिन उसकी भी वजूहत है, उसकी भी स्लैब रेट बने हुए, किस तरह से छूट है और किस तरह से, वो भी इसकी जब सेगमेंट होगा हमारा पेंशन का, उस टाइम मैं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, आप सैलरीड पर्सन है, आपकी और कोई इनकम है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें इसमें से, करना चाहें कर लें। प्रॉफिट इनकम आ रही है, डेबिट इनकम आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है आप कर सकते हैं इसको। फिलहाल मैं कहूंगा कि भाई, मैं अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा जो है ना बिहार को पागल बनाऊंगा मैं। ये बोलूंगा हाँ भाई मेरी इनकम है, ताकि मैं नॉर्मल वाले फोल्डर पे जा सकूं। ठीक है, ताकि मैं नॉर्मल वाले, जो हमारा नॉर्मल का पुराना कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, जो अभी जिस पे रिटर्न फाइल हो रहा है। ठीक है, अभी लोग ज्यादातर उसी पे कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी आपको करा सकता हूँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए पहले मुझे पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये बात क्लियर है सबको? तो भाई मैं इसको बोलूंगा हाँ भाई, ये यहाँ पे बोल रहा है ना कि डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर रिसोर्स। ठीक है, ये सब चीजों को पूछ रहा है, तो आप बोले हाँ है। आपने ये किया, डायरेक्ट ये पूछता है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, बोले हाँ जी, ये होगा। आप एक्सेप्ट। अब आप आ गए अपने मेन पोर्टल पे, जहाँ पे आपकी इनकम सोर्सेज बता रहा है ये, कि आप सैलरी इनकम है आपकी, प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल इनकम है, अदर सोर्स है, अदर सोर्स में फॉरेन सोर्स है, एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, अभी हम ये जो है ना, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। हमारा सेगमेंट क्या है? सबसे पहले है सैलरी का। अच्छा, सैलरी जब हम इधर पुट कर देंगे, उसके बाद जो है हमें एक जगह जाना होता है, कंप्यूटेशन उसकी चेक करनी होती है कि हमारा टैक्स कितना कटा है उस पर। ये आप लोग नोट करते रहिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा इसको देखते हुए। आपको जब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग को देखते हुए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है, अब हम चलते हैं एक्सेल की शीट पे। यहाँ पे हम बनाते हैं सैलरी शीट। और जी, हेलो, हेलो जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। अब्दुल अख्तर। सर एक बात यार। आप बोले बोले। सर बात ये पूछनी थी आपसे कि जैसे एक बंदा है जिसके पास बिजनेस भी और सैलरी पर्सन भी है, तो वो हम्म, अपना टैक्स रिटर्न सैलरी पे चेक लगा के करेगा बिजनेस पे? सर वो दोनों चीजों पे करेगा, दोनों चीजें अच्छा, अपनी दोनों पे दिखाएगा। चेक लगाएगा। इसी ठीक है। पोर्टल पे एक साथ सब चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, सही है। इसी पोर्टल पे मैं आपको ले जाता हूँ वापसी पोर्टल पे ना। हाँ। इसी पोर्टल पे आपने अगर सैलरी डाल दी है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, अगर आपने सैलरी डाली है तो सैलरी आपने दिखाई, कैलकुलेट किया आपने, प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है आपके, आपने रेंट दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी की उसमें जाके, वो प्रॉपर्टी में जाके आपने गया, प्रॉपर्टी में आपने उसका रेंट दिखा दिया, कितना रेंट आता है आपके पास।
आपने आज बिजनेस है आपका कोई, आप बिजनेस पे गए, ठीक है, ट्रेडिंग आइटम पे गए, वहां पे अपना बिजनेस की अमाउंट डाल दी, यहाँ पे शो करा दी। सही है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे हैं, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 4 महीने का कोर्स है भाई, ये अभी खत्म नहीं होगा। हम सुकून से पढ़ेंगे, हर चीज को ऐसे पढ़ेंगे कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन के पीआईडीसी से सर्टिफिकेट। क्योंकि जब सर्टिफिकेट भी, मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा ना, मैं आपसे आखिर में कुछ टेस्ट लूंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद जो है ना साइन करवाऊंगा मैडम से। ठीक है, ठीक है। ताकि मैं देख सकूं कि यार ये बंदा मेरा नाम, मेरा और इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम तो नहीं करेगा। सही। सही है ना भाई। ठीक है। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे कि भाई जिसने मुझे लेक्चर के लिए हायर किया हुआ है यहाँ पे, मैं उनको तो कॉन्फिडेंस पे ले सकूं कि भाई वो मुझे बोले कि हाँ भाई शुएब आपने जो है, बहुत अच्छा लेक्चर गाइड किया है। और जितने भी स्टूडेंट ने अपना ये क्वेश्चन आंसर का हमारा जवाब दिया है, इंटरव्यू दिया है हमें, हम जो है उनको हो सकता है वो प्रेफर करें कि आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और हमारे पास आके लेक्चर्स देने की तैयारी करें, अगर आप अच्छे हो। ठीक है। ठीक है, सही है, शुरू करें। चले जी। ठीक अब है। आप चलते हैं एक्सेल की शीट पे। भाई एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या नोट होती है, हमारा बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद होते हैं उसके अलाउंसेस। ठीक है, फिर अलाउंसेस के बाद होते हैं क्या, पहले अलाउंसेस डालते हैं। ठीक है, याद है, पहले अलाउंसेस में बाद में जाएंगे, उसके बाद आगे। भाई इस बंदे की बेसिक सैलरी जो है ना, थोड़ा सा गैप दे दे के लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। बेसिक सैलरी ये सबसे कम बताऊंगा मैं आपको अभी ना, नील रिटर्न फाइल करने के लिए बताऊंगा सबसे कम वाली, कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। क्या कहते हैं, नील रिटर्न फाइल करके भी बताऊं और पीएसआईडी जनरेट करके भी बताऊं, दोनों चीजें बताऊं। ठीक है, चले फिर एक काम करते हैं, हाई से चलते हैं। हम चलते हैं 12 लाख से। ठीक है, 12 लाख रुपए उसकी बेसिक सैलरी है। 12 लाख रुपए उसकी बेसिक सैलरी है। अब जाहिर सी बात है, पहले के लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहा था 12 लाख रुपए बेसिक सैलरी नहीं है उसकी। उसकी सैलरी में अलाउंसेस इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ लिख लें, हाउस रेंट दे रही है कंपनी उसको। ठीक है, अटेंडेंस अलाउंस दे रही है। ठीक है, अटेंडेंस अलाउंस दे रही है। शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा मैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, अपने पास लिखते रहे फिलहाल। मेडिकल अलाउंस दे रही है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है। ठीक है, अभी इतना समझ गए आप लोग, थोड़े से अलाउंसेस। अच्छा जी, ये पूरे साल की कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे साल की यही 12 लाख रुपए, एक महीने की नहीं है। अगर आप बोलेंगे एक महीने की लिखनी है तो मैं एक महीने की भी यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी है उसकी, यहाँ पे लिख लो भाई पर मंथ। और भाई हाउस रेंट दिया है उसकी 1 लाख रुपए में से कंपनी ने उसको दिया है 1 लाख रुपए उसकी मंथली सैलरी है, तो अलाउंसेस कितना रखें, रख देते हैं भाई 20 हजार रुपये। ठीक है, 20 हजार रुपये एक महीने का उसको रेंट अलाउंस दे दिया। अच्छा, अटेंडेंस अलाउंस उसको दे दी भाई, अटेंडेंस अलाउंस जो है ना उसको कब मिलती है, जब उसकी अटेंडेंस पूरी होती है, आपको पता है ना। मगर उसने क्या किया है, 1 लाख रुपए में ही शामिल कर रहे हैं अभी हम जो शामिल कर रहे हैं उसी 1 लाख रुपए की सैलरी में शामिल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई 5 हजार रुपये, 5 हजार रुपये उसको अटेंडेंस अलाउंस हो गया। अब मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसको कोई तकरीबन 15 हजार रुपये का। ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है उसको 15 हजार रुपये का। नहीं सॉरी, इसको करते हैं 10 हजार रुपये का। ठीक है, अच्छा जी, तो इस हिसाब से इसके जो अलाउंसेस हुए,
कितने हो गए? 50,000 रुपए के एक महीने के अलाउंसेस हो गए उसके, और 50,000 रुपए उसकी बेसिक सैलरी हो गई। ठीक है। अब उसको नेट सैलरी कितनी कहेंगे हम? अभी जो हम कहेंगे फिलहाल उसकी नेट सैलरी, ये सुनिएगा मेरे जवाब को, कि नेट सैलरी अभी हम फिलहाल सोचेंगे, कि हम सोच रहे हैं कि नेट सैलरी इसकी इतनी हो गई है। तो नेट सैलरी हो गई उसकी भाईजान 12 लाख रुपए। इसको आप प्लस कर लो यहाँ से। ये आप जब बनाएंगे ना, और जब किसी अपने कस्टमर के सामने बैठ के बना रहे होंगे, वो भी कहेगा यार ये बंदा काम का है, इसको सब चीजें आती हैं। इसीलिए ये चीजें बता रहा हूँ, वरना मैं और लोगों की तरह करता कि अपने लेक्चर के साथ साथ सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें बताते रहता। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना भाई, जो मैं ये सीख रहा था बहुत पहले, तो उस टाइम पे ये तो फिलहाल उस टाइम पे आया नहीं था। उस टाइम पे हम लोग जो वर्किंग करते अपना पेपर वर्क पे। ठीक है। 2007-8 की बात है, जब हम लोग पेपर वर्किंग पे काम कर रहे थे, उस टाइम में ग्रेजुएशन में था। ठीक है। भाई उस बोलो। पेपर वर्किंग में काम करते थे। अब क्या आ गया, आप लोग के लिए आसानी हो गई, एक्सेल जनरेट हो गया अच्छा खासा। कोई ठीक है। मसला तो नहीं है? हेलो। जी बोले। ठीक है। ये हो गया भाई नेट सैलरी अलाउंसेस मिला के। नाश्ता ले आए? कहाँ है? अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करने 2 मिनट रुक जाए। नाश्ता ठीक है, कहाँ है? आप लोगों की तरफ भी अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है। है? कहाँ रखा नाश्ता? तो है, कुलचा लाए तो थे, बता तो, इधर आओ, ये उठाओ। पैरों में नहीं चाहिए मुझे चीज। टेबल लेके जाइए। इधर मारिया आओ। प्लीज अपना ये माइक बंद कर दे, और हरमत गौरी, ये कौन है, ये भी अपना माइक प्लीज ऑफ कर दे। और ये क्या है? अब्दुल्ला रिहान साहब, ये रहमान अली, प्लीज। हरमत गौरी, आप लोगों तक आवाज आ रही है मेरी? सर आपने, क्या नाम है, अपना अपना माइक ऑफ किया हुआ? जी जी, मैंने माइक ऑफ किया हुआ है, क्योंकि अजान हो रही है, इस वजह से मैंने किया हुआ है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, कि हमने उसकी अब नेट सैलरी डाली। अब हम जाते हैं आईआरएस के पोर्टल पे। आईआरएस के पोर्टल पे आए, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरी के ऑप्शन में, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,000 में जो जनरेट करनी है हमें। वो पूछता है भाई पे वेजेस आपके जो है वो सैलरी कितनी है, वो यहाँ लिख दें, अलाउंसेस आप यहाँ लिख दें। अगर आप पेंशन वाले हैं तो पेंशन वाले जो है वो इधर लिख दें 1,008 में। ठीक है।
और एक्सपेंडिचर वगैरह उसके हैं जो टैक्सेबल वाले हैं, जो सैलरी में इंक्लूड होते हैं, वो यहाँ लिख दें। ठीक है, ये सब चीज़ें जो वो इधर लिखेगा अपनी। ठीक है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता। आपने क्या करना है, खाली उठा के अपनी सैलरी लिख दी, टोटल 12 लाख रुपए, और कैलकुलेटर का बटन दबा दिया। यहाँ पे कैलकुलेटर का बटन है ना, इसको दबा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली उठ के सबसे टॉप वाले कॉलम में चले जाएगी, जो इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल कॉलम है। वहां पे बताएगा कि भाई ये आपकी जो नेट सैलरी आपकी आ गई है। अगर बिल फर्ज मैं यहाँ पे लिखता कि भाई 6 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख रुपए की बेसिक सैलरी थी। ठीक है, अब 6 लाख रुपए के अलाउंसेस हैं टोटल पूरे साल के, तो मैंने पूरे साल के 6 लाख रुपए के अलाउंसेस भी लिख दिए यहाँ पे। ये कैलकुलेटर का बटन आपको लाजमी दबाना है हर एंट्री के बाद। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसके बाद कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे। ठीक है, ताकि वो कैलकुलेट करके अगले ऑप्शन पे लेके जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं ये बता रहे कि भाई इसको टैक्स लगा है या नहीं लगा, इसके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ ही नहीं बता रहा ना। हमें तो ये जानना है ना कि यार हमने 12 लाख रुपए की इनकम दिखा रहे हैं अपनी, अब इसका टैक्स हमें कैसे पता लगेगा। तो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें आ रहा है, सबसे मेन। इसको आप लिखेगा भी और इसको बार बार देखेगा भी। और ये जो कॉन्सेप्ट चलेगा ना, ये आपका तकरीबन हर लेक्चर में होगा, हर तरह के प्रैक्टिकल में आपके पास आने वाला है। चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो एओपी का हो, ये आपके पास आएगा लाजमी। ठीक है, क्या है टैक्स चार्जेबल पेमेंट, इसके ऊपर जाना है आपको। और इसमें सबसे पहले आपको नीचे, सबसे नीचे चले जाना है, अपना सर्कल नीचे ले आके, ये नजर आ रहा है कंप्यूटेशन। सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन, नजर आ रहा है सबको। जवाब दे सर, ऑनलाइन वाले ही हैं सारे मेरे पास, अभी कोई फिजिकल में नहीं है इतने ज्यादा। ठीक है जी, हम आ जाएंगे। रहा है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटेशन में मैंने क्या किया, मैं इस पोर्शन पे एक आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसलिए कंप्यूटेशन ने हमारी सैलरी को उठा लिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो है टोटल जो टैक्सेस है ना, वो रिजिम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट कंप्यूटेशन उठाता है। ठीक है, हमारा जो सैलरी का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल रिजिम में आता है। ठीक है, हमारे पास एक होती है नॉर्मल रिजिम, एक होती है मिनिमम रिजिम, मिनिमम मिनिमम टैक्स वगैरह। ठीक है, मिनिमम टैक्स रिजिम, और एक होती है फाइनल टैक्स रिजिम। इसके लिए मैं आपके लिए सबसे एक अलग क्लास लूंगा, उस दिन मैं आपको हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास में वो समझाऊं, क्योंकि फिजिकल क्लास में जो है ना, इस वाली क्लास में, यानी कि जिस तरह मैं आप लोगों को अभी, अब कोई आया है कोई नहीं आया, मैं उसके लिए सबको इनवाइट करूंगा कि सब आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा। और जो नहीं आएगा उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा किसी को। वो अगर नहीं आया बंदा तो उस बंदे को रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपको मालूम हो गया रिजिम का, तो आप आंख बंद करके टैक्स की फाइलिंग कर रहे होंगे, आंख बंद करके। समझ गए। हम यहाँ पे आए कंपटीशन में, कंपटीशन ने उठा लिया भाई यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में से बताया 12 लाख रुपए। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे भाई, ये मुझे देखना है कि इसके ऊपर मेरा टैक्स कितना लगा है, कितना कंपटीशन ने उठाया है। यहाँ पे कहीं नहीं बता रहा कि टैक्स आपके ऊपर लगा है। अब यहाँ आ जाएंगे सबसे नीचे, टैक्स चार्जेबल, नॉर्मल इनकम टैक्स, यार है लिखा हुआ हमारा, मैंने जो बताया नॉर्मल रिजिम, उसको कहते हैं नॉर्मल इनकम टैक्स, मिनिमम टैक्स रिजिम, मिनिमम इनकम टैक्स। ठीक है, फाइनल टैक्स रिजिम, फाइनल इनकम टैक्स रिजिम। ठीक है, इसने उठा लिया 30 हजार रुपये। अच्छा, इसके अलावा बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास ना, जहाँ उठा रहा है, ये बोल रहा है कि ये पे करना है आपको, 30 हजार रुपये पे करना है। अब हम सबसे नीचे आएंगे, कहाँ पे बताएगा ये, सबसे नीचे आ जाए। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे नहीं घबराइएगा, इसका कोई टैक्स वगैरह विदहोल्डिंग वगैरह कहीं डिटेक्ट हुई हुई है, तो वो पहले से ही आ रही है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, अभी इसको तो आगे लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, ये किस चीज़ पे वो मैं आपको बताता हूँ, और ये देखने का तरीका भी बता दूंगा कि कहाँ से उठ के आ रही है ये। अब ये आ गया भाई यहाँ पे सबसे नीचे 27,231 रुपए का टोटल। असल में आ क्यों रहा है, क्योंकि इसके ये बोल रहे हैं कि इसका कोई विद होल्डिंग हुई भी है पहले का, ये नहीं आता है, तो यहाँ पे टोटल 30 हजार रुपये ही बताता जो इसका टैक्स कटा है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एक्सेल की शीट पे अपने पास, विद होल्डिंग टैक्स।
ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स कितना है भाई इसका? 30,000 रुपये, जो कि अंडर सेक्शन 149 को जमा कराना होता है। 30,000 है, सही है, ठीक है, सही है, ये आगे समझ में। अब ये हमारा लग गया टैक्स, और क्या कह रहा है ये कि आपका है 27,000, मगर आप समझ रहे हैं कि 30,000 है इसको। अभी आप एज्यूम यही करना है कि 30,000 है ये। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, मगर मैं सोच रहा था इसको आखिर में बताता हूँ। आखिर में बताऊँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? अभी बता दूं? चले जी, बता देता हूँ। देखिए, जब हम इसको बंद करके पीछे की तरफ जाएंगे ना, देखिए सबसे ऊपर देखें, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, एसेट डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, ये सब चीजें ना। अच्छा, ये सब हमारी कोर्स का मॉड्यूल है ना, इसके ऊपर भी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि कौन सी चीज को कहाँ से आपको फाइल करना है, कहाँ से आपको देखना है, क्या करना है। अभी सबसे कोने में आप देखेंगे MIS है, ठीक है। अच्छा, अगर स्क्रीन आपकी छोटी होती ना, मेरी स्क्रीन मैंने बड़ी रखी हुई है और थोड़ा सा मिनिमाइज में रखा हुआ है, तो ये नजर आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो मिनिमाइज का ऑप्शन गायब हो जाएगा यहाँ से ना। वो पता है कहाँ चले जाएगा? वो बिल्कुल आखिर में चले जाएगा, और नजर भी नहीं आएगा आपको। देखिए, नहीं आ रहा ना नजर? तो आप अपना सर्कल ऊपर करिएगा, ये बिल्कुल हाईलाइट सा हल्का हल्का नजर आ रहा है। इसमें आप सबसे कोने में बिल्कुल आखिर में जाएंगे, नीचे से सर्कल को इधर लेके आएंगे अपने, ठीक है। आप इधर देखें MIS का जो है ना, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अपने सर्कल को दबा के चलेंगे ना तो सब बता देगा क्या क्या चीज आ रही है इधर। MIS ये अक्सर होता है, लोग सब ना, लोग घबराए थे यार, MIS मुझे कैसे पता लगेगी इन्फॉर्मेशन अपनी। ठीक है, आगे समझ में। मैं हर एक वो बारीकी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, जो इस पे लोग इग्नोर ही मार के ना आगे आगे चले जाते हैं। मैं आपको बारीकियां बताते जा रहा हूँ। MIS को आपने क्लिक किया तो आपके पास एक छोटी सा विंडो नीचे आ जाएगी, जिसमें होगा इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपने क्लिक किया। चेंज मोड, मुझे मोड चेंज करना पड़ेगा, लीव कर दूंगा इसको। ठीक है जी, एक आपके पास विंडो खुल गई, इसमें एक विंडो खुल गई आपके पास, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि आपका किस किसने जो है विदहोल्डिंग टैक्स आपके ऊपर काट लगाया है, और आपको पे करना है, या आपको पे करना है, या हो चुका है आपका पे। तो आप करें पहले तो पेमेंट डिटेल पे क्लिक। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि भाई मैं खाली एक साल का ही देखूं अपना, जो मैं टैक्स ईयर फाइल करूंगा, या फिर पूरे साल का देखूं, तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे ये मैंने वीडियो भेजी है आप लोग, उस दिन जो मैंने सेपरेटली वीडियो बना के भेजी थी, उसमें कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा अपना, आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ईयर ईयर जो 1 जून सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे 30 जुलाई 2025 सेलेक्ट कर ली, और फिर यहाँ से आगे सर्च कर दिया आपने। मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो ये मेरा सारा कुछ बता रहा है, जितना भी अब तक मेरे NIC के ऊपर लगा हुआ है वो सब कुछ बता रहा है ये, ठीक है, सब कुछ बता रहा है। अब ये आप कहेंगे यार कि सर ये मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे समझूं कि ये टैक्स कटा हुआ है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो इसका आसान तरीका है समझने के लिए, यहाँ पे देखिए एक्सेल का छोटा सा एक जो है आइकन बना हुआ है, इस आइकन पे आप क्लिक करें, आपके पास एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो गई। इसके ऊपर ये पूरी डिटेल आ रही होगी, ठीक है, ये पूरी डिटेल आ रही है कि भाई आपके पास CPR नंबर ये वाले आपके पास जो है जनरेट हुए हुए हैं, किसी ने जो है आपके नाम पे टैक्स भरा हुआ है, जहाँ आप जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है जो भी है, ठीक है। ये ओरियन ये इस कंपनी ने जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास मेरे पास काम चल रहा है ना, अभी इस कंपनी का समझ लें 70% बंदा मेरे पास है, और ये कंपनी का जो है ना एक 40% तक का एरिया मेरे पास है। और इसका जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, इस कंपनी का, और इसके साथ 2 कंपनी और है, उसका जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हायर करता हूँ, बोलता हूँ भाई 500 रुपये दूंगा, आ जाओ बैठ जाओ मेरे से, ठीक है। एक दिन में 500 रुपये वो मुझसे लेके चले आते हैं। जी, जानते हैं आप इस कंपनी को?
कर चुके हो अभी? कंपनी मेरे पास है, इसी का मेरे पास आया हुआ है ये कुछ। ठीक है, और इसका मैंने रिटर्न फाइल भी किया हुआ है। ठीक है, इसका विदहोल्डिंग कटी हुई है, सब कुछ ये है। अब इसका क्या है, पेड अमाउंट ये आ रही है। जो टैक्स कटा है वो टैक्स इसका पेड हो चुका है, वो ये आ रही है। इसकी टैक्सेबल अमाउंट ये आ रही है। ठीक है, अब इस तरह से आप कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जो जमा हो रहा होगा ना सैलरी का, वो उधर जा रहा है ऑटोमेटिकली। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, अगर आप इसे क्लोज करें, अच्छा ये कॉर्नर से क्लोज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, वापसी उधर जाएंगे तो अच्छा, देखिए अभी तो मेरे पास से वो वाली रिस्किंग चलेगी ना। अब कोई मुझे बताया कि मुझे वापसी उसी जगह पे पहुंचना है जहां पे मैंने क्लोज किया है, मैं कैसे जाऊं? सही है। और ऑनलाइन वाले कोई बोले, जल्दी जल्दी जवाब दें, कहाँ पे जाना होगा मुझे, बताइए सर। ऑनलाइन वालों, जाग सर जाओ। ड्राफ्ट में। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई बताएगा? देखिए मैं ड्राफ्ट में जाऊंगा। सर आपका ड्राफ्ट में पड़ा हुआ होगा, जी, दूसरा वापसी वहां से जा सकते हैं, जी। इनकम जो नॉर्मल लिखा है ना तो ऊपर। ऑन कहाँ से करूँ, ड्राफ्ट में तो पड़ा है, ऑन कैसे करूँ, बताए। ऑन करना है मुझे भाई, कैसे करूँ? एडिट एडिट। एडिट कहाँ है इसमें, कहीं लिखा हुआ सर नजर ही नहीं आ राइट रहा। साइड पे जो पेंसिल है ना उस पे। जी बिल्कुल सही। राइट साइड पे पेंसिल बनी हुई नजर आ रही है, इसको क्लिक करें। अच्छा, इसको डिलीट करेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। सही है, इसलिए आप उसको एडिट करें, आप वापसी उधर ही पहुंच जाएंगे। फिर आप आ जाए अपनी जो है टैक्स की फाइलिंग पे। चलने यहाँ नहीं डाला था क्या? Distribution, divided by- अच्छा, यहाँ पे क्या था भाई, 6 लाख। ठीक है, फिर अलाउंसेस कितने थे हमारे, 6 लाख। अच्छा, आप लोगों को किसी को बैंक स्टेटमेंट की ऑडिट करना आता है? बैंक स्टेटमेंट होती है ना, उसमें जो ट्रांजेक्शन होती है उसका ऑडिट करना आता है किसी को? नहीं आता। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। सिर्फ आप अगर कोई बिजनेस वाले की कर रहे हैं ना, तो उसके आपने सॉफ्टवेयर से उठानी है उसकी एंट्रीज, और उसकी एंट्रीज के अमाउंट को उसके चेक नंबर्स को मैच करना है वहां से, और उसको लेके जाना है कॉलम टू कॉलम। ठीक है, एक्सेल के ऊपर वर्किंग करेंगे, उसको कॉलम टू कॉलम लेके जाएंगे। लेकिन अभी ये हम जो कर रहे हैं, बैंक बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है, बहुत आसान है। ठीक है, लोग बहुत मुश्किल समझते हैं इसको, बहुत मुश्किल समझते हैं। जो होते हैं ना नॉर्मली लोग जो इसमें जाते हैं, लोग बोलते हैं यार पूरे साल की या पूरे महीने की, आप भाई हर महीने का काम करते रहो, उससे लेते रहो अपने क्लाइंट से। हाँ, हर चीज की ट्रांजेक्शन होती है सॉफ्टवेयर पे। और अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली आप अपने पास एक्सेल की शीट पे मेंटेन कर सकते हैं उसको, या पीडीएफ मंगवाए, उसको आपने डाउनलोड किया। कैसे आई लव पीडीएफ के नाम से एक सॉफ्टवेयर वो चलता है गूगल पे ना, उस पे आप वो उसको कन्वर्ट किया एक्सेल में, पीडीएफ को, और वो डाउनलोड हो जाएगी आपके पास एक्सेल में। उसमें आप जो है ना अपनी ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हैं, भाई इसकी सैलरी की आई हुई है, ये फला बंदे ने इसको भेजी हुई है, ये डोनेशन आया हुआ है, इसने डोनेशन दिया हुआ है, इसने बच्चों की जो एजुकेशन फीस भरी हुई है उसमें से अपने अकाउंट से, वो सब दिखा देगा आपको। हाँ, कितने आए कितने गए। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम सैलरी का रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना, ठीक है, हम सिर्फ सैलरी शो करते हैं, हम उसकी अदर ट्रांजेक्शन को नहीं दिखा रही। क्लाइंट नहीं बोलता, क्लाइंट बोलता है भाई खाली सैलरी का करेंगे, या फिर वो बोलते हैं ना यार मेरा एक अच्छा सा रिटर्न फाइल करना है, मुझे कभी जिंदगी में आगे कोई तंग ना करे। तो उसके लिए आप उसके स्टेटमेंट देख के उससे सवाल जवाब कर लो, भाई ये चीजें आई हैं, किसने भेजी है आपको, आप हमें बता दो, ताकि अगर कभी नोटिस आए तो हम वहां पे टैगल कर सकें। हाँ, आपको हर चीज शो करा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं यार खाली मेरी सैलरी डाल दो, मैं इनकम टैक्स वो इनकम वो स्टेटमेंट अपनी बिजनेस अपना बैंक स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा आपको। तो आपको मजबूरी है भाई, हाँ भाई सही है, बोल दिया उसने नहीं दे रहा तो कर दो, फिर आप उससे उसी टाइप से काम करोगे। ठीक है, और और एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान की कौम ऐसी है, मैंने गलती की है ये वाली, आप लोग नहीं करना। जो भी कन्वर्सेशन हो मोबाइल वगैरह पे या फिजिकली, उसको रिकॉर्ड जरूर करना।
इसको रिकॉर्ड जरूर करना, क्योंकि अगर किसी कस्टमर के पास आपके नोटिस पहुंच गया, किसी कस्टमर के पास अगर ये नोटिस पहुंच गया तो क्या करोगे? वो तो बोलेगा भाई, गिरेबान से पकड़ लेगा तुम्हें और बोलेगा भाई मुझे फंसा दिया, मुझे फंसा दिया, मेरा रिटर्न तुमने फाइल किया था, नोटिस आया, करो इसको हल। आप क्या कहोगे उसको? आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो क्या कहोगे? यार मैंने तो आपको कहा था। वो तो बोलेगा कब कहा था, मुझे तो नहीं मालूम। मुकरिया, पाकिस्तानी कौम मुकरिया थी भाई, आराम से। बहुत कम ही मिलेंगे अच्छे, अच्छे लोग होंगे जो आपकी भी इज्जत करते होंगे, अपनी भी इज्जत को कुछ समझते होंगे। बोलेंगे यार कुछ कर यार, प्लीज यार, मैंने नहीं कहा, मना किया था लेकिन अब कुछ कर रहा है। तो फिर आप उससे अपनी चार्जिंग अमाउंट बोल सकते हो कि भाई इतने चार्ज दूंगा मैं करने के। सही है, समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे हमने कर दी कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट। अब हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के ऊपर अंदर। अब उसमें सबसे चले जाएंगे नीचे कंप्यूटेशन में। सर सब कुछ छोड़ दें, मैसेज वैसेज छोड़ दें, आप यहाँ पे फॉलो करें। कंप्यूटेशन में आया, इसने उठा लिया भाई। अब वो वहां से उठ के आया है एक टैक्स इसका, जो है 2700 कुछ रुपए का, 2770 रुपए का, जो किसी ने कोई टैक्स वैक्स कटा हुआ उसका वहां आ गया होगा। अभी हम उसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो अभी आगे के कॉन्सेप्ट पे, इसी में ही आज ही की क्लास में इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, 27,231 रुपये आप पे करो। अब अगर मैं प्रीपेड PSID पे टिक करूंगा तो ये क्या बोलेगा भाई? यार ये सामने क्या आ रहा है, इसको हटाया है। क्या कहेगा कि प्लीज सेव। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो नहीं मानेगा, पहले बोलेगा सेव करो उसको अपने। ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने ऊपर जाके सबसे टॉप पे चलेगा, यहाँ पे सेव का बटन आ गया, ये आपने सेव कर लिया। तो अब आप ये दबाओगे ना, ऊपर भी आ रही है प्रीपेड PSID। ठीक है। और सबमिट भी आ रहा है। अच्छा, PSID के आप अगर आप प्रीपेड करेंगे ना तो प्रिपेयर हो जाएगी। मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि बंदे का सैलरी तो बहुत हाई है, मैं इतनी कम पे करूंगा और मैंने वो कर दिया तो वो भी पूरा इसका 30 सितंबर निकल जाएगी, फिर जाके मुझे इसका जो है ना कैंसिल करवा के करना पड़ेगा। वैसे ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं 2 दिन में कर सकता हूँ। खाली मुझे एक RTO में मैसेज करना है अपने बंदे को, वो वहीं जाके अनलॉक करा देगा। लेकिन इसके हम चार्जेस लेते हैं फटाफट लॉक खुलवाने में, तकरीबन सर पाँच मैं से बात समझा नहीं आपकी। जी। आप ये बोल रहे हैं ना कि प्रिपेयर PCID पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? सर ये जनरेट हो जाएगी ना। अच्छा। और सही है। अमाउंट जीरो होगी? अमाउंट जीरो नहीं होगी, ये टैक्स आ रहा होगा जो आपको पे करना होगा। ये आप टैक्स अच्छा। पे करोगे भाई लाजमी। ठीक है, सही। 10,000 रुपये का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर, अब चलते मेन कॉन्सेप्ट पे। अब आपके एम्प्लॉयर ने जो है टैक्स काट लिया है, एक्सेल की शीट पे चलते हैं, वहां बताता हूँ। आपके एम्प्लॉयर ने ये टैक्स काट के FBR को पे कर दिया है। अब आप क्या करोगे? है भाई, ये मैंने आपको दिखाया है अपना एक शीट। ये शीट देख रहे हैं आप, ये फॉर्म 42 है उस बंदे का जिस बंदे की हमें रिटर्न फाइल करनी है। ये तो मेरे ख्याल से मैंने किसी और का खोल लिया। चल, ये एक रखा हुआ है। ठीक है, उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि भाई टोटल इस कंपनी ने, जिस कंपनी से आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी ने टोटल आपका टैक्स ये पे किया है पूरे साल में। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ होगा 30,000 रुपये क्यों पे किया होगा। यहाँ पे उसका आपका नाम आ रहा होगा, आपकी जगह आ रही होगी। सही है। और ये सब चीजें आ रही होंगी, पूरी डिटेल आ रही है आपकी उस पे ना। सही है, ये पूरी डिटेल आ रही है। आपकी पूरे साल की सैलरी कितनी थी भाई? 11,29,000 ये थी। ये भी बता रहा है इसने, इस सैलरी के ऊपर आपका जो टैक्स काटा था वो ये बना था, 26,454 रुपये। अच्छा, सैलरी का स्लैब आप लोगों को मालूम है पिछला 2025 का क्या था? 12 लाख पे 6 लाख रुपए एग्जाम है, 6 लाख रुपए वो। अच्छा, मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा, ये व्हाट्सअप कर दूंगा सैलरी स्लैब का बना के ना। पता नहीं शायद मेरे पास सिस्टम में हो या नहीं हो, मैं बाद में देखता हूँ। अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
ठीक है, ये सब चीजें बता रहा है आपका कि भाई इसने ये सीपीआर नंबर किया था और एक ही साथ में आपका जमा करा दिया इसने। सही है। अब आपने क्या किया कि आपने देखा भाई इसने इतना जमा कराया हुआ है, लेकिन मुझे सैलरी तो पूरी 12 लाख रुपए में चोरी कराऊंगा, इसी हिसाब से शो कराओगे ना जो आपको सर्टिफिकेट मिला है। फिर आप यही शो कराओगे सैलरी में। ठीक है, जो आपको यहाँ पे टैक्स सर्टिफिकेट मिला होगा ना, वो शो कराओगे एफबीआर को कि उसी पे वो टैक्स करा है और वो टैक्स वहां पे करा है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, एफबीआर की साइड पे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये 30,000 रुपये एडजस्ट करने हैं मुझे कि कैसे करूँ। अव्वल तो अगर इसका एफबीआर ने किया हुआ होता, वैसे किया हुआ होगा, यहाँ आ नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे जाना है भाई टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन के बीच में का है एडजस्टमेंट, एडजस्टेबल टैक्स। सैलरी का मेन कॉलम यही होगा जिसपे आप एडजस्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसको क्लिक करेंगे, हमारे पे एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें हम तमाम जितने भी टैक्सेस हमारे होते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये वाले जो टैक्स है ना जो शो हो रहा है इसको हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये जी इसके ऊपर जो है जोंग की कोई कनेक्शन लिया हुआ था इसने, और पिछले साल पे रिटर्न फाइल हुआ होगा ना, उसकी वजह से इसको उठा लिया, उसको इसने ऐड किया हुआ है। मैं अभी फिलहाल ये हटा देता हूँ, ऐड हो जाएगा बाद में, कोई घबराने की बात नहीं है। कि डिलीट भी करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर का बटन जो है, कैलकुलेटर का बटन ये दबाना है लास्ट, उसी के बाद जो है आपकी सब चीजें हटेंगी। आ गया भाई जीरो पे। सही है। अब समझ लो कि यहाँ पे भूल लो कि ये है कुछ है, सही है, ये भी भूल लो। इसको मैं डिलीट नहीं करना वरना मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा, ये भी बता दूंगा ऐड कैसे होता है। अब देखें भाई, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एडजस्टेबल टैक्स का जो एक विंडो आ गई हमारी, जिसमें ये दे रहा है कि भाई 148 के जो सेक्शन से आपका टैक्स कटा है वो डालो इधर, फलाना। अभी हमें जो मेन डालना है वो है सैलरी एम्प्लॉय का ना, 149 सेक्शन से जो उसने काटी हुई है। आप कहोगे भाई मेरी 12 लाख रुपए जो सैलरी है ना, वो तो है, वो तो है। अब इस पे टैक्स भी कटा हुआ है और मैंने पे भी कर दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, तो वो उसको आप यहाँ पे मैनुअली आके एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, कैलकुलेटर का बटन दबाया, 30,000 रुपये ये लिखा, चले गया। अब मुझे देखना है अपना कंप्यूटेशन पे कि मुझे पीएस आईडी जनरेट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, या जीरो हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज और लिखी हुई है, सर्विस प्लेटफॉर्म। असल में देखिए ये चीज़ असली आ रही है कि इन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना काफ़ी टाइम से, और इन कंपनियों में मैं काम कर रहा हूँ इन लोगों पे। तो इनके जो मैंने पिछले साल के रिटर्न फाइल किए हुए हैं ना, उसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मुझे दोबारा शो कर रहा है ये, कि इसका पिछले साल ये था ना। ठीक है, तो इस साल का ये आपका कटा हुआ है, उसमें हमने एडजस्ट कर दिया है। वी आर ऑटोमेटिकली उठा लेता है टैक्सेस जितने भी होते हैं ना जो जमा हुए हैं, वो तो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। कुछ कुछ होते हैं वो आपको खुद से एडजस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी का आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो सीपीआर से नहीं उठाता। अगर ये पूरे महीने के हिसाब से जमा कर रहा होता ना बंदा, ठीक है, इसका हो रहा होता वो उठाता। ठीक है। नहीं उठा रहा, आपको अलग से डालना है यहाँ पे 149 सेक्शन में। ठीक है, ये आपके ऊपर आपने डाला यहाँ पे। ठीक है, एफबीआई के कुछ नाये नहीं है, कहेंगे हमारी गवर्नमेंट है भाई, जो उसमें लोग बैठे हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सब चीजों को। हाँ, अगर मैं सिंप्लीफाई वाले पे जाता ना, सिंप्लीफाई वाले पे अगर मैं सैलरी जाता और जब मैं क्लिक करके यस करके आगे वाले पोर्शन पे जाता, तो टैक्स उसने कटा दिखा देता वो। फिर वो बोलता है कि ये टैक्स आपका कटा हुआ है, आपको इसको एडजस्ट करना है क्या नहीं करना। आप एडजस्ट करते हैं कि हाँ भाई 30,000 रुपये कटा हुआ है, मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, वहां पे ये करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कंप्यूटेशन पे गए दोबारा, क्लास बहुत लंबी हो गई ये वाली। कंप्यूटेशन पे गए और कंप्यूटेशन पे जाके आपने इसका चेक कर लिया भाई ये पीएस आई मुझे जनरेट करनी है नहीं करनी। क्या हो गया भाई, गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, रिफंडेबल इनकम भी नहीं आ रही, डिमांडेबल इनकम भी नहीं आ रही। ठीक है, कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़ेगा।
तो हम फिर क्या करेंगे, इसको प्रीपेड पे करेंगे ना, क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो सबमिट हो जाएगा। प्रीपेड PSID की करने की जरूरत नहीं होगी, ये करने की हमें जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें सेव करना है। ठीक है, और फिर इसके आगे हमें सबमिट दबाने हैं। अगर मैं सबमिट दबाऊंगा ना तो ये मुझसे एक सवाल करेगा। मैं बता रहा हूँ, ये कहेगा कि भाई पर्सनल एक्सपेंसेस तो बताओ, इतने पैसे कमाए हैं तुमने, कहाँ खर्चा किया। इसके लिए हम बताएंगे आपको अगले हफ्ते में, क्योंकि और भी क्लास के कुछ लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन पे भी मेरे पास कुछ लोग कम है, कुछ नहीं बल्कि काफी कम है। मेरे ख्याल से हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा कस्टमर, जो कस्टमर बोल बोल के आदत हो गई, तो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं मेरे पास इसमें ना, और जो रेगुलर बेसिस पे होते ही हैं। आप लोग अभी जो है ना फिलहाल अपनी मार्केटिंग करो, वेल्थ स्टेटमेंट होती है इसके बाद, मैं आपको सरसरी बता देता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट होती है इसके बाद, ठीक है, जो हमें फाइल करेंगे उसके बाद सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट होगा। कंप्यूटेशन के नीचे ही आ रहा है सबसे नीचे, वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में क्लिक करूंगा, हमें कुछ नहीं करना। देखो पहली बार अगर बंदे का रिटर्न फाइल हो रहा हो ना, पहली बार, आज ही मैंने उसको रजिस्टर किया और आज ही मैं उसको जो है FBR पे रजिस्टर किया, तो फिर आपको यहाँ पे जो है ना उसका इनफ्लो वगैरह डालना पड़ेगा। अदरवाइज उसका आपको इनफ्लो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफ्लो मना जो आया है मेरे पास, जो मैंने इस साल इनकम कमाई है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। जैसे इसमें उठाया हुआ 1,80,000, जब मैं इसके एक्सपेंसेस डालने लगूंगा ना, यहाँ पे एक्सपेंसेस डालूंगा, पर्सनल एक्सपेंसेस डालूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कैलकुलेशन करते हुए जनरेट कर रहा होगा। फिर जब मैं इसको सबमिशन करूंगा ना, वो ओके कर देगा, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली कर लिया है। मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट डालूंगा इसके अंदर, अपना कैश स्टेटमेंट डालूंगा, जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है सब चीज़ डालूंगा। मैंने कुछ इन 6-12 लाख रुपए में कुछ खरीदा है घर के लिए, वो सब डालूंगा भाई। खर्चा बताऊंगा ना, मेरे पास कितनी वेल्थ स्टेटमेंट बन रही है मेरी, सब बताऊंगा। तो अभी के लिए वाइंड अप करेंगे, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो अभी तक के लिए तो वो बताएं। और मैं आप लोगों को बोल दूं भाई, मैं आप लोगों को ये भी बात बोल दूं कि आप लोग अपनी मार्केटिंग करो। चैट जीपीटी पे जाओ उसमें लिखो कि भाई सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न 30 तारीख आखिरी है, जो भी आप लिखो उसको बात करो। ठीक है, और वो आपसे बोलोगे कि मुझे इसका फेसबुक का बैनर बनाना है, वो बैनर बना के आपको दे देगा। साइड में लाइब्रेरी, मुझे नहीं मालूम, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया है, मैं अपने बंदे से बनवाता था, ये 3-4 दिन से मैं खुद ही लगा पड़ा हूँ ये करने में ना, ताकि और कस्टमर मिल जाए। है, सेविंग कर रहे हो ना, सेविंग करो, दिखाओ इधर भाई मेरी इतनी सेविंग है, मेरी वेल्थ। देखो एक बात बोलूं, अपनी वेल्थ स्ट्रॉन्ग करो। आपकी वेल्थ एक साल में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे ना, इतनी जितनी ज्यादा अपने पास स्ट्रॉन्ग करोगे, किस तरह से स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने पर्सनल एसेट्स दिखाओगे। पर्सनल एसेट्स दिखाओगे, मेरे पास गोल्ड इतना है, मेरे पास गाड़ी ऐसी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए क्या होगा कि आगे आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। वेल्थ जिसकी स्ट्रांग होगी उसके लिए वीजे में आसानी है, बाहर कहीं जाओ उसमें आसानी है, किसी हेलो। जगह। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर हम एक्सपेंसेस ना बताएं तो रिटर्न फाइल नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कमाया है उसको दिखाना भी तो कहाँ खर्चा किया है। और अगर हम तो सिर्फ इसको सिर्फ सबमिट करना होगा या कोई प्रूफ भी देना होगा कि हाँ हमने वाकई यही एक्सपेंसेस नहीं करे हैं? नहीं नहीं, प्रूफ ही आपका स्टेटमेंट जो बन रही है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आप एक्सपेंसेस अपने दिखाओगे, ये हर चीज पूछेगा आपके स्टेट में एक्सपेंसेस का। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, जैसे कि बिलफर्ज मैंने रेंट पे किया है घर का पूरे साल में 2,40,000 रुपए। ठीक है, यहाँ देखे भाई। जी। ठीक है, अब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये बताएगा। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी वेल्थ में जाके नीचे दे दूंगा नेट में, तो यहाँ पे जी। मुझे बता देगा ये सब चीजें कि भाई मैं, मेरी जो वेल्थ है ना इतने से प्लस हो गई है। ठीक ठीक है। है, इसको एडजस्ट करें आप, ये बताएगा यहाँ पे हर चीज। ओके सर। ठीक है, तो इसको अभी आप फिलहाल छेड़िएगा नहीं, कोई जी। क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ही हैं जिन्होंने अपना CPR जनरेट कर दिया था, PSID जनरेट कर चुकी है। वो कौन है जिसने अपनी PSID बना दी थी और जिसको डिलीट करना है, वो अपने मुझे ID पासवर्ड भेजे और अपनी PSID का पूरा एक्सेस भेजे मुझे। मैं उसका देखता हूँ, अगर मेरा 1-2 दिन में अगर RTO जाना हुआ तो मैं इंशाल्लाह उधर से करवा के उसको बता दूंगा, लेकिन इसके चार्जेस दूंगा भाई मैं 10,000 रुपये, क्योंकि आने जाने का खर्चा होगा मेरा, और उसको भी कुछ देने पड़ेंगे पैसे मजाक कर रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं लूंगा, आप लोगों का काम करवा दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतने चार्जेस लेते हैं लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई भी सवाल है तो अभी कर सकता है वो।
सर थोड़ा सा रिपीट कर दिएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में बीच में नेट चला गया था। रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, नेक्स्ट क्लास में रिपीट होगा। लेकिन उसमें मुझे सैलरी थोड़ी ज्यादा दिखानी है, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट अच्छी बनानी है। नहीं, मैं ठीक है। लेती तो फिजिकल हूँ, अभी आज ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। सही सही सही, वो वैसे अभी रिकॉर्डिंग आई है, इसको भी देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। वाइंड अप करें आज की क्लास को। कोई क्वेश्चन, कोई जवाब, कुछ भी है तो बताएं, मैं वाइंड अप करूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।